हेलो दोस्तों, पीसीएस विंडो के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विजन आईएएस का कंटिन्यू करेंगे। 365 और साइंस टेक का जो मंथली मैगज़ीन है उसका पार्ट 2 हम लोग आज करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए। और आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली आपको न्यूज़पेपर का कटिंग भेजा जाता है जो बिहार से संबंधित होता है और राष्ट्रीय भी होता है। तो आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आगे भी काम आएगा, इंटरव्यू हो, डेली न्यूज़पेपर का कटिंग, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है भेजे जाते हैं। तो इसको हम लोग शुरुआत करने से पहले कुछ पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कुछ गलतियां हो गई थी जिसको सुधारा गया है और आप लोग भी इसको सुधार लेंगे। पहला तो ये है कि ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये गलती से बोल दिया गया था कि जो लॉन्च किया है MEIT किया है। नहीं, ये गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप इसको सुधार लेंगे। वैसे भी कमेंट सेक्शन में इसमें जो मिस्टेक थोड़ा थोड़ा हुआ है उसको करेक्शन करके दे दिया गया है और उसको पिन भी कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन से उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग लगभग 90 कर चुके हैं और इसमें टोटल 148 के करीब है लगभग। देख लेंगे कितना है। तो हम लोग 90 कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी इसको अब ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। ये हम लोग सारा कर चुके थे। अगला करते हैं 91 से। ये 89 लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों का यहाँ तक हो चुका था, स्पेस बेस्ड सर्विलांस तक। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 91 में कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये है एटम्स फॉर फूड। एटम्स फॉर फूड क्या है कि इसमें जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अब इसका फिर आप लोग देख लीजिएगा कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो बार्क ने क्या किया है कि पार्टिसिपेट किया है कहाँ पे, IAEA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है आप ये भी चेक कर लीजिएगा। इसका कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है इसको भी आप देख लीजिएगा। तो बार्क ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। इसका साइंटिफिक फोरम फॉर एटम फॉर फूड। ये क्या है, तो एटम फॉर फूड, एक तरफ देखिए एटम है, एक तरफ फूड है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो एग्जाम में और या फिर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया एटम फॉर फूड, तो एटम परमाणु, ठीक है, अणु परमाणु, तो ये क्या कर सकता है, देखिए एटॉमिक एनर्जी ये होगा इधर से, फूड है तो फूड किधर से है, तो फूड क्या होगा, FAO होगा। तो ये ऐसे याद रख लीजिए, IAEA प्लस FAO, क्योंकि इसमें एटम भी है फूड भी है, एटम फॉर फूड। तो ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है, दोनों के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ये 2023 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड फूड फोरम जो हुआ था रोम में, उसी में ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या बताया गया है ना कि फूड जो हमारे फूड के प्रिजर्वेशन में या अन्य टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर में हो गया, या फिर जैसे कि जो भी हम जो खाना वाना ख़राब वराब हो जाता है या बहुत सारा चीज़ें, या लाइव स्टॉक है, तो इन सब में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ठीक है, इसी पे बात किया गया है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स अलॉन्ग विद द अदर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस फूड लॉसेस, तो इन सब चीज़ों पे बात हुआ है। तो इसी के लिए एटम्स फॉर फूड एक तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपको याद रखना है IAEA और FAO इसमें
ये दोनों का जॉइंट लॉन्च किया गया है जॉइंट, और इसमें बार्क ने पार्टिसिपेट किया था। अगला चलते हैं, ये है मेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, मेस ऑब्जर्वेटरी, मेस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो क्या किया है? इनॉग्रेट किया है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ चेरेनकोव आपको समझ में नहीं आ रहा होगा चेरेनकोव क्या है, चलिए उसको देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेटरी को कहाँ पे इसको मतलब इनॉग्रेट किया गया है। तो ये हेनले लद्दाख में किया गया, हेनले लद्दाख में किया गया। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है समझने वाली बात कि इट इज़ द लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के साथ इसमें एक और पॉइंट डाल लीजिए कि ये हाईएस्ट भी है, मतलब बहुत ऊंचाई पे स्थापित किया जाने वाला भी ये है। तो लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट, और ये दूसरा है क्या है? वर्ल्ड में है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे आने से पहले कुछ चीज़ों को इसमें देख लेते हैं। जैसे चेरेनकोव है, ये जो है एक साइंटिस्ट थे जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, एक नोबेल विजेता है। तो इन्होंने कुछ अपना चेरेनकोव रेडिएशन के बारे में कुछ अपना दिया था, चेरेनकोव रेडिएशन के बारे में इन्होंने कुछ बताया था। उन्होंने ये बताया था मतलब ये जो चेरेनकोव होता है वो ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है जो जैसे हम लोग जो है ना उसको ब्लू लाइट्स के रूप में देखते हैं ना, मान लेते हैं कभी ऐसे ऑरा टाइप में आप जाते होंगे या फिर फोटोग्राफ्स वगैरह देखते होंगे या वीडियोस में देखते होंगे, तो उसी के ऑब्जर्वेशन, वही चेरेनकोव के ऑब्जर्वेशन के लिए इस मतलब ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है। तो वो उसमें कहा गया था कि मतलब एक ऊर्जा टाइप का ऐसा रूप है ना कि जो क्या करता है कि एक विशिष्ट माध्यम में प्रकाश के तुलना में जो है लाइट की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से वो भागता है और एक ब्लू टाइप का दिखता है वैसा टाइप में। तो इसी के लिए इनको जो है 2-3 साइंटिस्ट को मिला के इनको दिया गया था पुरस्कार, और इसी के ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे है एक प्रकार का लाइट का ये मेस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया गया है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का क्या है। तो भाई ये अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ पीएम। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ पीएम, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 1954। ठीक है, अकॉर्डिंग्स विद द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948। ठीक है, तो 1948 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इस्टेब्लिश किया गया था। बस आपको इतना याद रखना है, इतना उसमें नहीं जाना, बस 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अब जैसे ये है यूरोपा क्लिपर, पहला हमें ये समझना है कि ये यूरोपा किसका है? नासा का है। किसके लिए है? तो जुपिटर के लिए है। और यूरोपा क्या है? तो इसका मून है। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हो गया। चौथा चीज़ में ये नोट किया हुआ है ऑलरेडी, इसको देख लेंगे। तो नासा यूरोपा क्लिपर embark on a long voyage to Jupiter to investigate its moon यूरोपा। ठीक है, तो नासा का जो यूरोपा क्लिपर है ना, ये लंबी यात्रा पे गया। कहाँ पे? तो जुपिटर के पास। तो किस लिए गया? तो ये मून इसका जो है यूरोपा, जो जुपिटर का मून है, जो बृहस्पति का मून है, जो चंद्रमा है उसका यूरोपा, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए गया। चलिए, हो गया। इट इज़ द लार्जेस्ट एयर स्पेस क्राफ्ट नासा एवर हैज़ डेवलप फॉर प्लानिटरी मिशन। ठीक है, ये इतना मतलब बड़ा है, इतना बड़ा है ये स्पेस क्राफ्ट कि इसको कहा जाता है कि लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट है किसी भी प्लानिटरी मिशन के लिए नासा का। तो बस ये ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ से हो गया ख़त्म। अब आगे चलते हैं किस पे? राइज मिशन पे। तो राइज मिशन क्या है? तो राइज मिशन पहले ये समझना है कि ये राइज मिशन जो है इसका फुल फॉर्म है रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग। ठीक है,
is a first in orbit servicing mission of European Space Agency, which is a significant step towards refueling, refurbishment and assembling in all orbit all essential elements for creating a circular economy in the space। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में ये है कि राइज जो मिशन है ना, ये जो है कचरा जो मुक्त जो अंतरिक्ष का जो सपना देखा है बहुत सारे देशों ने, ठीक है, जो कहा गया कि भाई डिबेरिस को ख़त्म कर देंगे, बहुत सारा कचरा, इतना सारा पूरा विश्व दुनिया का जो है सैटेलाइट्स वहाँ जाता है, पार्क होता है, काम करता है, टूटता है, तो उसका कचरा उत्पन्न होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको एकदम मुक्त कर देना है, कचरा मुक्त जो है मिशन को बढ़ावा देना है, अंतरिक्ष में कचरा ही ना रहे, ठीक है। तो इसी के लिए राइज मिशन लॉन्च किया है। तो पहला चीज़ कौन लॉन्च किया है, तो ये हो गया आपको ESA। ESA का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो मतलब एक जैसे कि अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष में क्या करेगा कि इन ऑर्बिट सर्विसिंग का बात कर रहा है, उससे रिमूव करने के लिए। तो एक तरह से मान लीजिए कि बहुत सारा सैटेलाइट है, बहुत सारा सैटेलाइट है, एक एरिया निकाल के और इसको क्या करेगा, एक तरह का यार्ड बना देगा या कब्रिस्तान बना देगा। चलो भाई तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, ये तुम्हारा सैटेलाइट का अवधि पूरा हो गया, इसको ले आके इधर डंप कर दो, ये अवधि पूरा हो गया, इधर ले आके डंप कर दो, सबको एक जगह एकत्रित कर दो ताकि ये अब तैरते ना रहे, फैलते ना रहे किसी तरह से, ठीक है। अब उसमें उसको जो भी है एक तरह से पार्किंग स्टेशन मान लीजिए ना, कोई और काम है, रिफ्यूलिंग है या कुछ भी करना, उसको ठीक करना है, तो चलिए इसी यार्ड में ले आइए, एक तरह से ये पार्किंग स्टेशन बना दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है। तो ये हो गया। तो पहला चीज़ तो कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी किया है राइज मिशन। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप याद रखिए कि RRR आपने पढ़ा होगा, रिसाइकिल, रीयूज़, ठीक है। तो ये इसी प्रकार जो मान लेते हैं कि कोई चीज़ ख़त्म हो गया, उससे फिर एक चीज़ का जनरेट किया गया, ठीक है, उसको यूज़ किया गया, ठीक है, फिर उसको रिसाइकिल कर दिया गया, ये सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है। रिसाइकिल, रीयूज़, ठीक है, उसको रिपेयर कीजिए, फिर से उसको यूज़ कीजिए, फिर रिसाइकिल कीजिए, फिर यूज़ कीजिए, यही सर्कुलर। तो इसी स्पेस में इसको कहा जा रहा है कि इस तरह का अगर करेंगे तो हमको कचरा कम भी होगा और जो है जो भी स्पेस क्राफ्ट जा रहा है और उसका यूटिलाइज किया जा सकता है आराम से उसको बाद में भी, ठीक है। तो जब ESA के बारे में पढ़ रहे हैं और डिबेरिस मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि ESA ने एक क्लियर स्पेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्लियर स्पेस इनिशिएटिव जो है इसरो ने 2012 में ही लॉन्च किया था, इसरो कह रहा हूँ सॉरी, ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और उसी के तहत अब 2026 में ये क्या कर रहा है, एक क्लियर स्पेस 1 करके मिशन भेज रहा है, क्लियर स्पेस 1, ठीक है। तो ये क्लियर या क्लीन कर लीजिए इसको, ठीक है, बात एक ही है। क्लीन स्पेस या क्लियर स्पेस इनिशिएटिव 2012 में लॉन्च किया था, अब 2026 में क्लियर स्पेस 1 करके भेज रहा है मिशन। ये इसका भी काम यही है, डिबेरिस को हटाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये ESA का मिशन है, यूरोपियन एजेंसी का, ठीक है। और भी विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं या उनका स्पेस एजेंसी है उनका भी चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं राइज मिशन, जब देख ही रहे हैं तो राइज मिशन एक और देख लें। ये नवंबर का न्यूज़ है, नवंबर दिसंबर का, और थोड़ा सा इसका जो है चर्चा रहा था अगस्त 2024 में भी। हालांकि ये भी राइज प्रोग्राम ही है, लेकिन ये इससे एसोसिएटेड नहीं है, ये दूसरा प्रोग्राम है राइज। इसका जो है ये अनदर न्यूज़ है, मतलब ऐसी एक अलग से बता दे रहे हैं। इसका मतलब है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सप्लोरेशन नहीं, इसका हाँ एक्सप्लोरेशन नहीं है, इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसका है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो ये जो किया है ना, ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नीति आयोग, जो भारत का नीति आयोग है, ठीक है, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया,
ये दोनों के बीच में राइज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इंडिया की तरफ से नीति आयोग है और ऑस्ट्रेलियन का कोई CSIRO करके कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, उसके साथ दोनों लोग कोलैबोरेट किए हैं कि भाई स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, ठीक है। वो कौन से स्टार्टअप को, जो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये भी एक तरह से देखा जाए तो जो भी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है, डिबेरिस मिशन वगैरह का मतलब स्टार्टअप है सैटेलाइट वैटेलाइट बनाने का, तो उन सब को मिलेगा। लेकिन ये दूसरा है और ये दूसरा है, दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने 2 राइज पढ़ लिया, एक तो राइज मिशन पढ़ लिया हमने, रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और दूसरा हमने राइज पढ़ लिया, राइज प्रोग्राम है ये, स्टार्टअप जो है उसको एक्सपेंशन को कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, रैपिड इनोवेशन के थ्रू। तो ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, हमने बताया अभी। इंडिया की तरफ से मतलब नीति आयोग, नीति और स्पेसिफिकली जाएंगे तो इनोवेशन वगैरह का, नवाचार का कौन काम करता है, तो अटल टिंकरिंग लैब, तो यही जो है नीति आयोग के अंतर्गत ये इधर से काम कर रहा है। और ये दोनों मिलके कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है जिसका अभी मैंने बताया कि CSIRO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब जो इतना ही काम का है उतना ही बस। तो ये क्या करेगा, सर्कुलर इकोनॉमी वाले स्टार्टअप, छोटे स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब इसे पूरा हर जगह ये से चल रहा है, तो आप देख लीजिए इसमें कि यहाँ भी मूनलाइट प्रोग्राम, ये किसका है, मूनलाइट प्रोग्राम ये ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और इन्होंने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस प्रोग्राम, बस यही याद रखना है, ये 5 लूनर सैटेलाइट्स का है। मूनलाइट से याद आया, एक मून शॉट इनिशिएटिव भी चल रहा है, ठीक है। ये मून शॉट जो अभी जो क्वाड का मीटिंग हुआ है ना, इसमें मून शॉट इनिशिएटिव जो है सर्वाइकल कैंसर और कैंसर के अन्य रूपों के लिए जो है एक जो बड़ा सिरदर्द बन गया है कैंसर पूरे विश्व के लिए, उसमें क्वाड देशों ने लॉन्च किया है मून शॉट इनिशिएटिव। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मून शॉट और मूनलाइट, ये मूनलाइट प्रोग्राम है लूनर के लिए, और ये क्वाड का जो अभी हाल में हुआ था बैठक, उसमें मून शॉट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग एड ऑन के साथ पढ़ते रहेंगे, हमारा काम हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा साइंस टेक क्या ही कोई पढ़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, न्यूट्रिनो फॉग। अब न्यूट्रिनो फॉग के बारे में ये कह रहा है कि रिसेंटली द लक्स जेपलिन USA का है डार्क मैटर डिटेक्टर, ठीक है, ये एक डार्क मैटर डिटेक्टर है, फेल्ड टू आइडेंटिफाई एनी डेफिनेट पार्टिकल बिहाइंड द डार्क मैटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिनो फॉग। पहला चीज़ तो है कि न्यूट्रिनो क्या होता है, दूसरा चीज़ न्यूट्रिनो फॉग क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो समझ लीजिए कि एक तरह का घोस्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो, दिखता नहीं है, घोस्ट पार्टिकल है, छुपा रुस्तम है। विश्व का कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिससे ये पास नहीं करता है। इतना छोटा होता है पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स होता है, ये पास कर जाता है, आपको खबर भी नहीं लगता कि हज़ारों लाखों में न्यूट्रिनो आपके शरीर से गुजर गया, एकदम पूरा तेज़ी के साथ, ठीक है, हर चीज़ से गुजर जाता है न्यूट्रिनो। तो जब साइंटिस्ट ने इनका जो लक्स जेपलिन जो डार्क मैटर डिटेक्टर है, तो ऐसा पाया कि जैसे जैसे वो लोग डार्क मैटर, जो साइंटिस्ट ये उन्होंने महसूस किया है कि ये लोग डार्क मैटर का खोज करने जा रहे हैं माने अंतरिक्ष में, और जो है ये न्यूट्रिनो फॉग जो है, ये जो फॉग मतलब कोहरा, ये एक तरह से चुनौती कर रहा है, और ये चुनौती जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जैसे जैसे अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि चलो भाई डार्क मैटर ढूंढते हैं, क्या होता है, पार्टिकल ढूंढते हैं, ये इसमें मतलब कि बाधा क्रिएट कर रहा है। तो ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लक्स जेपलिन जो है ये डार्क मैटर डिटेक्टर है, किसका है, USA का है। ये अभी खोज रहा था तो इसको परेशानी हुई। तो क्या ऐसा परेशानी पहले भी किसी को हुआ है, तो हुआ है। पांडा X जो है 40, ये चाइना का है, और जेनॉन इटली का है। ये दोनों भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन इनका भी फेल कर गया, मतलब ये नहीं गया। तो अब देखते हैं न्यूट्रिनो फॉग क्या होता है। तो रेफर्स टू द बैकग्राउंड नॉइज इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय द वास्ट नंबर ऑफ न्यूट्रिनो। ये अभी हमने बताया आपको
in the universe, particularly from the cosmic source like sun, supernovas and other astrophysical phenomena। तो ये कहने का मतलब है कि एक बैकग्राउंड क्लब का नहीं, अब इतना लाखों की संख्या में ये गुजरते हैं ना कि एक नॉइस क्रिएट कर देते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं, एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। आप कुछ ही चीज़ को खोने जाइएगा, ये पूरा एकदम ऐसा मक्खी कैसे चारों ओर से भिनभिना रही है, तो ये ऐसे भिनभिना रहा है। इसकी इतने होते हैं ना, इतनी इनकी तादाद होती है कि इसकी वजह से जो भी इनका जो है डिटेक्ट करने का या जो भी प्लान रहता है ऑब्जर्वेटरी का, वो पूरा नहीं हो सकता। बस इतना ही याद रखना है और इतना ही समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चैरोन। साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑन चैरोन यूजिंग द नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपको मैंने कल भी बोला था कि इसको पढ़ लीजिएगा, ये नासा का है, ठीक है। तो चैरोन क्या है, इसमें देखना है कि चैरोन जो है ये प्लूटो का मून है, प्लूटो का चंद्रमा है, जिसको चैरोन कहते हैं, चैरोन चंद्रमा प्लूटो का, ठीक है। इस पे क्या किया है कि साइंटिस्ट डिटेक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं स्काई शील्ड क्या है। स्काई शील्ड क्या है, देखिए लड़ कौन रहा है, यूक्रेन और रसिया, ठीक है, ये दोनों लड़ रहा है। अब स्काई शील्ड इसी के लिए बनाया गया है। तो स्काई शील्ड क्या है ना कि एक तरह का यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव इसको बोलते हैं। इसको ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का रीजनल ग्रुपिंग है, ये क्षेत्रीय संगठन है यूरोपियन कंट्रीज़ का, ठीक है। तो इसको क्या किया गया था कि 2022 में बनाया गया था आफ्टर रसिया इन्वेडेड यूक्रेन। अब रसिया से लोग इतना डरने लगे हैं कि इन्होंने एक स्काई शील्ड करके इनिशिएटिव बना दिया 2000, और ये 2022 में पता है कौन बनाया है, जर्मनी बनाया है। मतलब इसी का इनिशिएटिव है कि भाई हम लोग मिल के लड़ा जाए, मतलब इस तरह का कोई होता है तो, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है, इसी के बारे में न्यूज़ है कि ये स्विट्ज़रलैंड जो है अभी ज्वाइन किया है इसको। इसमें मान के चला जाए तो शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन 15-20 मेंबर हैं इसमें स्काई शील्ड, ठीक है। तो अपने को उससे कोई इतना डिटेल में नहीं जाना है उसमें कि कितना मेंबर है क्या है। बस ये याद रखना है कि स्काई शील्ड इनिशिएटिव अगर पूछता है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, तो ये ध्यान रखना है कि अभी स्विट्ज़रलैंड ने इसको किया है, और ये रसिया जो अब इन्वेड किया था तो इसी के बाद लाया गया, 2022 में लाया गया है। और ये जो है सपोर्ट करता है, ये वो कंट्री है, अगर कोई इस तरह का कुछ करता है तो शील्ड प्रदान करता है ये, चलो भाई हम तुमको सब कुछ मैन मशीनरी सब कुछ देंगे। इस तरह का नाटो का कैसे काम है, उसी तरह का। तो नाटो जो है, नाटो का जैसा काम है ना, तो उसी तरह से इसका। तो नाटो इस साइड का है और यूरोपियन इस साइड का है, बस इतना ही अटलांटिक का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखना ये है कि एरो 3 क्या है, तो इजरायली अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एरो 3। आगे बढ़ते हैं, इतने ही से ज़्यादा था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लिख लिया गया है, बस देख लीजिए। इसमें क्या है कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया गया है, यूएन कैबिनेट अभी अप्रूव किया है इसको। इसका जो है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉस्मिक्स, अभी गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा जो है डिजिटली रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। इसी के लिए जो है AVGC XR करके कैबिनेट ने इसको एक सेंटर बोला कि चलो तुम लोगों का बना देते हैं, ठीक है। और ये 2022-23 के बजट में इसके लिए किया गया था अनाउंसमेंट। तो इसी के लिए AVGC टास्क फोर्स बना दिया गया है। बस ये जो है सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के थ्रू जो है 2013 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर के नाम से अभी स्थापित किया जा रहा है प्रोविजनली, ठीक है। तो ये इससे संबंधित ये न्यूज़ है। बाकी देखते हैं कि क्या है, ANRF लॉन्चेस PMEG, अच्छा ठीक है। ANRF क्या है, तो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसी का जो है फर्स्ट 2 इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, विच प्लेज ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखिए एकेडमिक्स ये पढ़ाई करवाता है, इंडस्ट्री इसको चाहिए काम, मतलब काम करे कोई आके, यहाँ से पढ़ा लिखा कोई आए यहाँ पे काम करे इसके, ठीक है। इसको ये अपना जो भी सीख के आया है उसको इम्प्लीमेंट करे, स्किलिंग रीस्किलिंग जैसे करना है,
और इसका प्रोडक्शन को बढ़ाए, इसमें नवाचार करे, इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करे, तो यही सब काम है। तो ये अनुसंधान, तो उसके लिए क्या है, रिसर्च करेंगे तब ना। किसी चीज़ पे रिसर्च कर दिए, एक्स पे रिसर्च किए, वाई पे रिसर्च किए, ठीक है, अब इस पे जो है हम बहुत ज़्यादा PhD करेंगे, शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तब ना जाएंगे इसमें कि हाँ भाई फलाना चीज़ से संबंधित ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ऐसे सुधार सकते हैं, इस पर मैंने रिसर्च किया है तो उसका फ़ायदा मिलेगा इंडस्ट्री में। तो यही एकेडमिक और जो इंडस्ट्री का जो लिंक है ना, इसको ब्रिज करने का काम करता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो इस तरह को प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या है, PMECRG। तो ये क्या है कि एक अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट है भाई, ठीक है, बजटरी जो है सपोर्ट देता होगा, यही है ना। MHAIV क्या है, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट जो है ये बना, ये 2023 नहीं है, 2003 नहीं है, 2023 है ये, इसको सुधार लीजिए, ठीक है। ये पिछले साल बना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इंडिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, ये WHO का है। तो ट्रैकोमा क्या है, ये आँख से संबंधित बीमारी है, इसको इंडिया एलिमिनेट कर दिया है। इंडिया इससे पहले जो है गियाना वर्म डिजीज़ को 2000 में और यॉज को 2015 में, ये और पहले से ही ये मुक्त कर चुका है, तो इसी में है, ट्रैकोमा का नाम जुड़ गया है। अब इस क्या है, आई इन्फेक्शन डिजीज़ है, बैक्टीरियम क्लामाइडिया ट्रैकोमाइटिस, क्या खतरनाक नाम होता है भाई। तो इसी से संबंधित है, ये बैक्टीरिया का है, और ये याद रख लीजिएगा जो भी है, मतलब पढ़ लीजिएगा इसको एक दो बार, तो वैसे ट्रैकोमाइटिस से समझ में आ जाएगा क्या है। तो इंडिया क्या है, थर्ड कंट्री है साउथ ईस्ट रीजन में, नेपाल और म्यांमार के बाद जो एलिमिनेट किया है, ये एक प्रकार का नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब जो है NTD, इसको आपको पढ़ लेना है, ये बार बार न्यूज़ में आता है, हर महीना लगभग एक बार आ ही जाता है कि नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का ये संबंधित ये है। इतना चर्चा में रहता है कि इसको एक बार थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए, दिमाग में रहेगा क्या होता है नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान SPRP इज लॉन्च्ड बाय WHO। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये प्लान जो है किस चीज़ को, किस डिजीज़ के लिए आया है, किस रोग के लिए, किस डिजीज़ के लिए आया है ये, ठीक है। तो ये पहला चीज़ तो ये WHO का है, ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है। ये एम्स टू टैकल डेंगू, बहुत डेंगू का मैटर बढ़ रहा था, इसी के लिए लाया गया है, एंड अदर एडीज बोर्न एर्बोवायरस लाइक जीका एंड चिकनगुनिया बाय फॉस्टरिंग द ए ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो भी जो आपका एडीज से होता है ना, एडीज बॉर्न जो भी है, तो एडीज बॉर्न में क्या है, तो डेंगू हो जाता है, आपका जीका हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है ना। तो याद रखिएगा मादा एनोफिलीज का इसमें कैसे रोल होता है और कौन से वायरस से फैलता है, इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो वायरस आ सकता है, या तो उसका जो है वेक्टर आ सकता है कि कौन जो है इसको ले जाता है। तो बस ये याद रखना है आपको डेंगू, ये जीका और चिकनगुनिया के संदर्भ में। बाकी इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, ये कि एक स्ट्रेटजिक प्रिपेयर्डनेस जो है रिस्पांस प्लान स्टार्ट किया है WHO, ये 3 चीज़ों के लिए याद रखना है आपको। अगला है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट AMR, ठीक है। अब AMR क्या होता है, माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, आप दवाई जो है मान लेते हैं, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुआ, तुरंत 1 दवाई 2 दवाई 3 दवाई 4, ये बहुत सारा दवाई आप लेते ही रहते हैं, कुछ भी होता है तुरंत दवाई ले लेते हैं, कुछ भी। ये क्या करेगा ना कि इस तरह से ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट क्रिएट कर देगा आपके बॉडी में, ठीक है। वो क्रिएट करता जाएगा, आपका जो है शरीर का जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा एक पॉइंट पे कि शरीर को आप लड़ने दे नहीं रहे हैं, उसमें अपना उसका एंटीबॉडी क्रिएट नहीं कर देने, आप तुरंत दवाई खा ले रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप जो भी डोजेज लेंगे ना, जो भी दवाई लेंगे, वो काम करना बंद कर देगा।
जब काम करना बंद कर देगा तो बुखार लगा हुआ है तो लगा ही रहेगा, ये काम ही नहीं कर रहा है। जब ये काम नहीं कर रहा है इसका मतलब दवाई फेल कर गया, वो सॉल्ट जो इंग्रेडिएंट से बना है वो काम ही नहीं कर रहा है, जो भी उसमें लगा हो टेक्निक। इसी को बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल, आसान भाषा में रेसिस्टेंट, कि आपके अंदर एक रेसिस्टेंट क्रिएट कर लेता है। ए कंडीशन वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड अदर पैरासाइट चेंज इन द वे दैट द render that medication used to cure the infection they cause ineffective। यही चीज़ हम आपको आसान भाषा में बताएं कि कैसे जो है ये हो जाता है। तो अब देखना है कि ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है AMR के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि चलिए AMR का ग्लोबल इनिशिएटिव, तो ये गैप है, ग्लास है, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट है, ठीक है, और रिएक्ट है। तो ये ग्लोबल विश्व स्तर पे चलाया जा रहा है इस तरह का रोकने के लिए। तो गैप याद रखिए, ग्लास याद रखिए, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AR, ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम, इसको ग्लास बोलते हैं। ये दोनों WHO का है। और तीसरा जो है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन AR, ये जो है WHO FAO का है। ज़्यादातर आपसे चांसेस है कि WHO के बारे में ही पूछा जा सकता है। इंडिया में कुछ ऐसा है क्या? तो इंडिया में भी चल रहा है बहुत सारा, उसका रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है। जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि ये रेड लाइन कैंपेन है। रेड लाइन कैंपेन सरकार, जो दवा होता है ना उसका पट्टी मार देगा रेड लाइन। कहने का मतलब है कि एक तरह से जागरूकता अभियान है सरकार का कि भाई पट्टी मार दिए, इसे मत इसको खाओ, बिना इसको जो है कोई रेफ़र नहीं किया, गए दवाई जाके मेडिकल दुकान से बोले भैया दे दो, ठीक है। तो ये रेड लाइन कैंपेन चलाया गया है। और अमृत जो है, ऑपरेशन अमृत, ये केरला का है, ये राज्य सरकार का। तो इसी से एंटीमाइक्रोबियल से है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड जीनोम चिप क्या होता है? तो अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने लॉन्च किया है एक UGC यूनिफाइड जीनोम चिप एंड इंडिजेनिस सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ का मतलब, जो हमारा लाइफ स्टॉक है ना उससे संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री उससे संबंधित ये न्यूज़ है। और इसमें जीनोम चिप किया गया है। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप, ऑब्जेक्टिव क्या है? डिज़ाइन फॉर द जीनोमिक प्रोफाइलिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कैटल ब्रीड्स, ठीक है, समझ गए। ये बता रहा है कि भाई चिप लॉन्च किए हैं और एक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, ताकि उन लोगों का जो है प्रजनन को अच्छे तरीके से किया जा सके, ज़्यादा अच्छा तरह का नस्ल का किया सके। इसमें हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि गौ चिप ये मवेशियों के लिए, कैटल के लिए, और महिष चिप बुफेलोज के लिए, ठीक है, भैंस के लिए। तो गौ चिप दो जो वेरिएंट्स है चिप्स का, इसमें गौ का याद रखना, गौ चिप कैटल के लिए, और महिष चिप जो है बुफेलोज के लिए रखा गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये डेवलप किया गया कंसोर्टियम लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये सब। तो बस चिप का याद रखना है, यही चीज़ है। इससे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी आपको याद होगा, इससे संबंधित जो है बूस्ट करने के लिए लाया गया था एनिमल हस्बेंड्री को। ये कब लाया गया था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 2014 में लाया गया था। आगे चलते हैं। इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम के बारे में क्या बता रहा है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड continuation of 3 umbrella scheme into a unified scheme called विज्ञान धारा to enhance research and development ecosystem। क्या किया है सेंटर ने? क्या किया है कि R&D को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, शोध नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उसने पहले से चले आ रही 3 स्कीमों को यूनिफाइड करके, एकीकृत करके एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है विज्ञान धारा, ठीक है, विज्ञान धारा। फिर यहाँ पे MIT लिखा हुआ है, अरे इस MIT का क्या किया जाए? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसके लिए 21-22 से लेकर 2000 जो फाइनेंस कमीशन का पीरियड है 15 का, उसके टेन्योर के लिए इसको शुरुआत किया गया है विज्ञान धारा स्कीम, ठीक है।
तो इसमें टोटल आउटले जो है ये देखना है, इसमें टोटल आउटले लगभग कितना है, 10,580 करोड़ के लगभग है इसका। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला है ग्रेफीन। अभी हम लोगों ने पीछे ग्रेफाइट भी पढ़ा था, अब ग्रेफीन भी पढ़ लेते हैं। तो रिसेंटली जो MEIT है लॉन्च किया इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर IGEIC अंडर द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047। ठीक है, तो ये ग्रेफीन के लिए एक इनोवेशन सेंटर खोला गया है। ठीक है, ये कहाँ है, त्रिवेंद्रम केरला में, त्रिवेंद्रम केरला में इसका R&D सेटअप है। और कॉर्पोरेट ऑफ बिजनेस ऑफिस बैंगलोर में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि त्रिवेंद्रम केरला में है। ठीक है, ग्राफीन से रिलेटेड जो है एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, एनर्जी को स्टोर करने में यूज़ हो सकता है, वाटर जो फिल्ट्रेशन जो पानी को छानने वाला टेक्नोलॉजी उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एनवायरमेंटल का भी जो भी इस्तेमाल हो सकता है, बायोमेडिकल में इसका हो सकता है और डिफेंस सिक्योरिटी में हो सकता है। तो इतना जगह इस्तेमाल ग्राफीन का हो सकता है। ग्राफीन 2000 मतलब पिछले 68 या 69 में ग्राफीन पूछा गया है। इसको आप जाके पढ़ लेंगे, अलग से इसको देख लेंगे, इसका एप्लीकेशन देख लेंगे, इससे संबंधित ये न्यूज़ है। अगला है, अच्छा इसी में है कि इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन सेटअप इन केरला। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या है, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड टाटा स्टील लिमिटेड, फंडेड बाय MEIT। ठीक है, तो ये जो इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन है, ये क्या था, इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर, दोनों अलग अलग है, एक इधर भी है एक इधर भी है। ठीक है, ये दोनों केरला में हुआ है। चलिए आसान है, कभी कुछ भी आएगा केरला ही मार दीजिएगा। ये जॉइंट वेंचर है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का। ठीक है, और इसके बाद जो है सेंटर फॉर मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और टाटा स्टील का। ठीक है, इसको फंड किया है MEIT ने, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, इसमें इन्फॉर्मेशन ये है कि IIT जो रुड़की है ये इनक्यूबेटेड log9 करके ये पेटेंट किया है। टेक्नोलॉजी क्या है, ग्राफीन बेस्ड अल्ट्रा कैपेसिटर। तो log9 क्या है, तो IIT रुड़की का ये एक अल्ट्रा कैपेसिटर है ग्राफीन में। अब सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में तो एक छोटा सा न्यूज़ है कि इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया। चलिए आगे देखते हैं कि नीति आयोग ने क्या किया है, रिलीज किया है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। अब जैसे वो रिपोर्ट जारी कर रहा था WHO, ये किया है भारत में नीति आयोग, एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये क्या किया है ना कि इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो रिपोर्ट जो है चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड प्रपोज ए कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर पैंडेमिक। इस तरह का कोई कोविड-19 का तरह कोई भी आ जाता है महामारी फ्यूचर में, तो उसके लिए हम कैसे उसको रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह का एक्शन लेंगे, उसके बारे में जो है एक्सपर्ट ग्रुप का रिपोर्ट एक दिया है। बस ये नीति है, इसी से संबंधित ये याद रखना है। इट एम्फसाइज वन हेल्थ अप्रोच टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, जो पशुओं से फैलता है। ठीक है, एनिमल से। तो आगे चलते हैं, इसमें और कोई न्यूज़ है नहीं इम्पोर्टेंट। अगला क्या है, विषाणु युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसको वायरस युद्ध अभ्यास भी, अब कंफ्यूज कर देगा, किसी कंट्री का नाम दे देगा आपको, 2 गो 3 गो 4 गो, बोलेगा कि वायरस युद्ध अभ्यास जो है, विषाणु युद्ध अभ्यास ये इनके बीच हुआ है। गलत, वायरस जो है विषाणु युद्ध अभ्यास एक मॉक ड्रिल प्रोग्राम है। किस लिए, तो भाई पेंडेमिक के प्रिपेयर्डनेस के लिए ये भारत किया है वन हेल्थ मिशन, मतलब कि महामारी संबंधित जो तैयारियों का आकलन करना है कि भाई अगर इस तरह का महामारी हो जाता है तो कैसे मॉक ड्रिल करेंगे। हम लोग हमेशा फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल करते हैं ना, या फिर आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल करते हैं, उसी तरह की विषाणु युद्ध अभ्यास किया गया है कि महामारी अगर आ जाएगा तो किस तरह का। बहुत सारा लोग इसमें पार्टिसिपेंट था। ठीक है, तो ये इस तरह का अभ्यास किया गया था। ये कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के अजमेर में हुआ है। ठीक है, कब हुआ था, तो ये भी अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान रखना है तो 27 से 31 अगस्त 2024, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको जानना है। ये बहुत सारा
पार्टिसिपेंट स्टेक होल्डर थे, ठीक है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, अभी हम लोग पढ़ रहे थे AMR के बारे में, ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ये भी उसी तरह का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो टीबी है उसको इंडिया ने कब किया है कि भाई टीबी को ख़त्म कर देंगे, तो 2025 में किया। निक्षय योजना या निक्षय पोर्टल किसके लिए चल रहा है, तो टीबी के लिए चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अभी अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव किया है न्यू ड्रग, बस इसको याद रखना है कि इसका नाम है BPLM, ठीक है। ये क्या है, बेडाक्विलिन, प्रीटोमैनिड, लिंजोलिड और मॉक्सीफ्लोक्सेसिन, क्या नाम है भाई, बेडाक्विलिन, प्रीटोमैनिड जो भी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है सर कम्युनिटेशन। सर कम्युनिटेशन का मतलब होता है, एक तरह सर कम्युनिटेशन मतलब ऐसे 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 किसी भी तरह से, मतलब एक तरह का परिक्रमण कर लीजिए इसको हिंदी में। A new study highlight the role of circumvention could play in plant growth pattern, refers to a small continuous movement made by plant to explore the environment. These movement appear to be spiralogical, कुछ नहीं है आप उदाहरण के माध्यम से इसको समझा देते हैं। एक सूर्यमुखी का पौधा है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ये जब ये जैसे जैसे ग्रो करता है ना, तो आप इसका देखे होंगे लक्षण कि ये प्रकाश जिधर होता है वो झुक जाता है, फिर इधर प्रकाश चला गया झुक गया, फिर इधर प्रकाश है झुक गया, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। कहने का मतलब है कि इनका जो प्लांट ग्रोथ होता है ना, जो पौधा का विकास का प्रक्रिया है, उसमें जो टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न का जो निर्माण होता है इसी को बोलते हैं, जो भी आपका है सरकम्यूटेशन बोलते हैं इसी को, ठीक है। बस यही है, ये पूछ देगा अगर पूछना होगा तो कि ये किससे संबंधित है, स्टेटमेंट दे दिया कि इसको क्या कहते हैं, जैसे स्टेटमेंट दे देता है कि आड़ा तिरछा मुड़ना क्या कहलाता है, बायोलॉजी में दे सकता है, कन्वेंशनल बायोलॉजी में आपका ये क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको देखिए। इसी तरह दूसरा न्यूज़ देख लीजिए, वुड वाइड वेब। वुड वाइड वेब हम लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट www.फलाना.com, www.चिलाना.com। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग नेटवर्क एक स्थापित करते हैं ना, नेटवर्क, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए A से B तक, B से C तक, C से D तक, तो इसी तरह से वुड वाइड वेब भी है। साइंटिस्टों ने अभी खोजा है कि जो पेड़ होता है ना, सब जंगल में 3-4 पेड़ है, इस सब का जड़ जो अंदर नीचे जाता है ना, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपना रिसोर्सेस जो है साझा करता है, अपना जो भी संसाधन है वो साझा करता है। इसी जो नेटवर्क तैयार करता है ना, इसी नेटवर्क को बोलते हैं वुड वाइड वेब, ठीक है। और इसमें कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो माइक्रोराइजा फंगी करता है, माइक्रोराइजल फंगी। तो बस इतना ही से संबंधित है ये न्यूज़, और इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो ई3 पॉलिसी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा इसमें फैक्ट्स और डिटेल्स दिया हुआ है जो कि मेंस पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसमें अगर आपको पढ़ना हो तो जाकर अलग से पढ़ लीजिएगा। ये बायोटेक फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर दे देगा इंजीनियरिंग गलत है, नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ई से कोई संबंधित और दे देता है तो वो भी नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसी के लिए बायोटेक का ई3 पॉलिसी लाया गया है। इसका एम्बिशन क्या है कि $300 बिलियन का क्या करना है, बायो इकोनॉमी को 2030 तक अचीव करना है और उसको बढ़ाना है। बस इसी से संबंधित ये न्यूज़ है। इसमें बहुत सारा स्टेप का बात किया गया है, सर्कुलर इकोनॉमी का बात किया, बहुत सारा चीज़ का बात किया गया, उसको जाके आप इत्मीनान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक तरह का कॉकटेल होता है, बहुत सारा ड्रग को मिला के बना दिया गया फिक्स डोज, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चर्चा में इसलिए है कि 156 जो FDC को बैन किया है, इसमें पैरासीटामोल, बहुत तरह का ड्रग वगैरह, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है इसके तहत इसको बैन किया गया है, 1940 का है, ठीक है। इसी को कॉकटेल ड्रग बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसी को
बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इससे संबंधित ये न्यूज़ था। अगला चलते हैं A2 और A1 मिल्क। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। FSSAI जो है FSSAI जो है उसने क्या किया कि पहले किया कि इस तरह का मिल्क होगा A1 और A2, है ना। अब आपसे ये पूछ देगा कि अभी हाल ही चर्चा में FSSAI ने A1 और A2 नामक दो जो है मार्क को लॉन्च किया, किसके लिए, तो दे देगा डेयरी के लिए कर दिया, फिर और दे देगा हनी के लिए कर दिया, मध के लिए, और भी ऑप्शन दे सकता है, फंसा सकता है। तो ये मिल्क के लिए किया था। पहले इसने क्या किया कि A1 A2 टाइप का होगा, फिर जब बाद में विरोध हुआ तो इसने विड्रॉ कर लिया अपना डिसीजन को, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा ये सब। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ है, बस इतना ही ध्यान रखना। A1 और A2 इसको पढ़ना हो तो आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं। एक दो चीज़ देख लेते हैं कि FSSAI क्या है। तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत बना हुआ है। 2006 का जो एक्ट है ये आता किस में है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है। बस यही दो चीज़ ध्यान में रखना है। एमपॉक्स वायरस जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसको देख लेते हैं। ये एमपॉक्स के बारे में, ये वायरस से होता है। ये स्पेसिस कौन सा जीनो इसका है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। और जो वैक्सीन WHO ने अभी हाल में दिया था कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन है ना, उसको यूज़ किया जा सकता है एमपॉक्स के निदान के लिए, ठीक है। बस इसी से संबंधित है। और एक एमपॉक्स के बारे में बहुत सारा है चीज़ जो कि पढ़ेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। डेंगू के क्या है, ब्रेक बोन, हड्डी तोड़ बुखार इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, वायरस से होता है। ट्रांसमिट किससे होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटोस, ठीक है, जिससे जीका और चिकनगुनिया भी होता है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में भी बहुत, पटना उटना में बहुत ज़्यादा केसेस आया है, तो डेंगू पे स्पेशली पूछ सकता है। और देश दुनिया में भी तो डेंगू आतंक मचाए हुए है। इसका वैक्सीन देख लीजिएगा, एक जो कि इंडिजीनियस तैयार किया है भारत सरकार ने, और एक जिसको WHO ने अप्रूव किया था, अभी हम लोग इसी में देखा था। इसका नाम है डेंगीऑल। ये क्या है, टेट्रावैलेंट, ठीक है, डेंगू वैक्सीन है। ये इस पर ट्रायल हो रहा है, ठीक है, डेंगीऑल। तो इसमें वायरस जो है, इसका जीनस कौन है, इसका है वायरस का जीनस है फ्लैवी वायरस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो डेंगीऑल है ना, ये इंडिया का फर्स्ट है, ये ध्यान रखना है। इंडिया का पहला इंडिजिनस टेट्रावैलेंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसको कौन जो है बना रहा है, पैनेसिया बायोटेक, ठीक है। इसको जो है लिख देते हैं, पैनेसिया बायोटेक जो है ये बना रहा है। और कोलैबोरेशन किसके साथ इसका है, मतलब मेनली तो यही बना रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बस इससे ज़्यादा नहीं दिखना है। आगे है हेफ्लिक्स लिमिट। ये क्या होता है, बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे, हमको लगता है बहुत कम ही बचा हुआ है, ठीक है। इसको शॉर्ट में निपटा देना है तो आपका 2 घंटे में पूरा। ये क्या है कि एक जो है साइंटिस्ट हुए, इनका नाम है हेफ्लिक। ये क्या करके अभी हाल में इनका निधन हो गया है। तो इन्होंने क्या कहा था कि दैट फंडामेंटली चेंज इन अंडरस्टैंडिंग द एजिंग, ठीक है। इन्होंने मतलब वृद्धावस्था पर अध्ययन का बताया था, समझ विकसित करने के लिए एक हेफ्लिक लिमिट का इन्होंने बताया था। क्वेश्चन दे सकता है कि हेफ्लिक लिमिट किससे है, एजिंग से है कि नहीं है, या कुछ और ऑप्शन दे सकता है। तो ये समझ लीजिए कि वृद्धावस्था पर अध्ययन किस तरह से जीन का जो है प्रभाव पड़ता है, इसी को इन्होंने बताया। बस इतना ही याद रखना है। बायोसर्फेक्टेंट क्या होता है, जैसे सर्फ होता है ना, डिटर्जेंट, क्या काम करता है, इसको जब धोते हैं तो ये आपका दाग धब्बा को छुड़ा देता है ना, इसी तरह से बायो लगा मतलब जैविक, सर्फेक्टेंट जो है काम करता है। कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द ग्रीन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी हमारा जो है एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, उससे क्या किया जा सकता है, इसको निकाल के बनाया जा सकता है। इसमें कैसे बनाया जा सकता है, तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, यीस्ट का, ठीक है, और फिलामेंटस फंगी का, मतलब फंगी याद रखिए, कवक का, यीस्ट का, खमीर का, बैक्टीरिया का, इनसे जो है बायोसर्फेक्टेंट तैयार किया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो इन्वायरमेंटल बायो रेमेडिएशन में काम आ सकता है। अब ये बायो रेमेडिएशन ये क्या होता है, इसको आप पढ़ लेंगे इन्वायरमेंट में, सर्च मार के यूट्यूब पे या फिर जहाँ से भी पढ़ना हो इसको पढ़ लेंगे कि बायो रेमेडिएशन का क्या प्रोसेस है, कैसे होता है।
एग्रीकल्चर में क्या है, सॉइल क्वालिटी को बढ़ा सकता है, डिजीज़ को घटा सकता है, ये फार्मा इंडस्ट्री में काम आ सकता है। अब जैविक है ही ये दाग धब्बा छुड़ाने वाला काम करता है तो कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए ओशियन में तेल गिर गया है तो इस तरह का बायोसर्फेक्टेंट का यूज़ करके इसको दूर किया जा सकता है। कोई मेडिसिन वगैरह में कोई डिजीज़ वगैरह हो गया तो इसमें ये उपयोग में लाया जा सकता है, इसी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। जीएम क्रॉप से संबंधित एक न्यूज़ था जिसमें जीएम क्रॉप का पूरा वो रामायण दिया हुआ था पूरा, उसमें उतना नहीं जाना है जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है। हम लोग को इसमें से ये दिया हुआ है, ये देखना है कि जीएम मस्टर्ड, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, ठीक है, ये 3 वैरायटी है जो भारत के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें से मस्टर्ड को ही अप्रूवल मिला है, सॉरी सर, कॉटन को मिला है। और इसी को ध्यान में रखिएगा कि DMH11, अब पूछ देगा DMH11 क्या है, तो बीटी मस्टर्ड है, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल का वैरायटी है, क्या है, तो जीएम क्रॉप है। ये जो इंडिया का वरुणा है और ये जो ईस्ट यूरोपियन जो अर्ली हीरा है, हीरा 2, ठीक है, इसी को मिला करके DMH11 बनाया गया जो जीएम मस्टर्ड से संबंधित है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने बनवाया है इसको। इसमें एक चीज़ याद रखना, GEAC जो है ये क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रूवल कमेटी है, ये क्या लिखा हुआ है, 86 है ना, 88 थोड़ी है। तो अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का तहत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि न्यू CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म सेफ एक्सोकैस exosome based platform has been developed by the scientist of Columbia University। देखिए इसको आसान भाषा में देखें तो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अब साइंटिस्टों ने जो है इसको संज्ञान में लिया है, ऑब्जर्व किया है कि ये एक सेफ एक्सो नामक कैस नामक जो एक्सोम बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है ना उसको डेवलप किया गया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा। ये जीन एडिटिंग का एक तरह से व्हीकल मान लीजिए, जैसे कि जो एक्सोसोम्स होता है ना, एक्सोसोम्स दे आर नेचुरली ऑकरिंग वेसिकल, नेचुरली ऑकरिंग vesicles, small cellular containers that have potential to be manipulated to become promising drug delivery vehicle for on demand in vitro and in vivo gene। ये सब चीज़ छोड़िए, आप ये समझिए कि जैसे जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ना एक्सोसोम, तो उसमें जो वेसिकल्स होता है ना, जो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पुट्टिका बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये जो विभिन्न कोशिका है ना और विभिन्न अणुओं के बीच में है, वो क्या करता है कि जो प्रोटीन और जो भी मतलब आनुवंशिक सामग्री है उसको परिवहन के लिए क्या करता है, एक वाहन के रूप में, एक व्हीकल, जैसे ये बस हो गया या एक ट्रक हो गया, तो इसमें जो है भर के और एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये व्हीकल है जो सारा जो सामग्री है ना यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता है, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी से संबंधित है कि क्रिस्पर जो Cas9 है, इसका जो भी घटक है उसका मान लेते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका वितरण करना हो, तो इस वाहन के रूप में एक्सोसोम का उपयोग करने का मतलब टेक्निक डिस्कवर किया गया है, ठीक है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। डीप टेक स्टार्टअप इन इंडिया डीप टेक डाउन फॉर्जिंग अहेड रिपोर्ट रिलीज बाय नास्कॉम। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का डीप टेक जो डाउन है ये कौन जो है रिपोर्ट जारी किया है, नास्कॉम किया है। इंडिया का 6 रैंक है 9 डीप टेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, इससे संबंधित ये न्यूज़ है। अगर अगला देखते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर, अभी हम लोग एटम्स फॉर फूड देखे थे ना, ये बस वही चीज़ है, इसी चीज़ के बारे में है, रिपीटेशन है। अकॉर्डिंग टू द FAO न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर फूड सेफ्टी, वही चीज़ जो हम लोग बात किए थे कि कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है फूड में, एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में। ये फूड सेफ्टी के बारे में यहाँ बताया गया। तो
वहाँ भी इंटरनेशनल सिम्पोजियम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये लोगों ने भाषणबाजी किया है यहाँ पे कि फूड सिक्योरिटी। अब हम लोग देख लेते हैं कि रोल क्या है। तो एनिमल हेल्थ में क्या है, तो PCR टेस्ट में इसका इस्तेमाल हो सकता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में हो सकता है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में हो सकता है, फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल में हो सकता है, प्लांट की ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में हो सकता है। बहुत जगह इसका उपयोग है। पता चला कि 3 को दे दिया तो आप आंख बंद करके मार दीजिएगा, सब जगह संभवतः हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो। न्यूक्लियर एनर्जी का, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का है, वो कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। WHO लॉन्चेज इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड। ये क्या है इन्वेस्टमेंट राउंड, तो ये WHO लॉन्च किया है। द इन्वेस्टमेंट राउंड एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर WHO कोर वर्क। कोर वर्क क्या है, हेल्थ से ही रिलेटेड होगा कि भाई हेल्थ का किसी तरह से जो भी चैलेंजेस है उसको निपटाओ और उसको दूर करने के उपाय देखो। फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 25 से लेकर 28 तक, अंडर इट्स $7 बिलियन विल बी मोबिलाइज टू सपोर्ट द कंट्री। बस ये याद रखना है कि एक इन्वेस्टमेंट राउंड जो है WHO लॉन्च किया है कि जो भी जो कंट्रीज हैं 4 साल के लिए है, उनका जो WHO का कोर वर्क क्या है कि भाई सब जगह से हेल्थ का जो भी चैलेंजेस है वो ख़त्म हो जाए संबंधित, ठीक है। तो इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट राउंड जो है स्टार्ट किया है। बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। अब है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। तो ये ध्यान रखना है कि बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस जो है ये कौन लॉन्च किया है। तो इसमें इंडिया है, साउथ कोरिया है, US है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। ये लॉन्च किया गया है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस इन रिस्पॉन्स टू द ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। तो जो कोविड पेंडेमिक के समय में जो हम लोग का ड्रग सप्लाई शॉर्टेज हो गया था ना कि भाई किसी के पास जो है वैक्सीन नहीं है, कोई पहले वैक्सीन बना ले रहा है, किसी को मिल नहीं रहा है, गरीब कंट्रीज़ कहाँ जाएंगे, उनके पास इतना इनोवेशन टेक्नोलॉजी नहीं। तो कहा कि चलो भाई सब लोग मिल के एक इनिशिएट लेके, सारा देश मिल के एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस ही खोल देते हैं और उसमें क्या करते हैं कि सब लोग मिल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और इस तरह की महामारी से निपटने के लिए आगे कोई भी स्टेप होगा तो लिया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट कहाँ किया गया था, तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 में जो हुआ है सैन डिएगो में, कैलिफोर्निया में। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आगे। इससे रिलेटेड अदर न्यूज। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जब आप पढ़ेंगे, या कन्फ्यूज किया जा सकता है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ कह रहा है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 में कहाँ हुआ है, सैन डिएगो में हुआ, कैलिफोर्निया में। अब इससे रिलेटेड अनदर न्यूज़ क्या है कि 4th एडिशन का ग्लोबल बायो इंडिया समिट भी हुआ है, ठीक है। इसी को ग्लोबल बायो इंडिया समिट जो हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ है। अब वहाँ पे बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यहाँ पे ग्लोबल बायो, तो दोनों का अंतर समझ लीजिए। यहाँ ग्लोबल बायो इंडिया है, या बायो इंडिया लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे है इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन है और यहाँ पे ग्लोबल बायो है। ये इंडिया में हुआ है और ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हुआ है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इवेंट ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थीम क्या था इसका, थीम इंपॉर्टेंट है, बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। आगे चलते हैं। अगला है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के बारे में है। तो लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर हैव डेवलप्ड ए न्यू प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। दीज आर द मॉडिफाइड मैनिपुलेटेड इनकोड। चलिए इसको छोड़िए, हम आपको समझा देते हैं ये क्या होता है। देखिए, जो ऐसा प्रोटीन होता है ना जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक, जिसमें इस क्या लिखा हुआ है ना, रिकॉम्बिनेंट DNA का इस्तेमाल करके प्रोटीन पे, या इसको कर लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है। जो वैसे प्रकार का, मान लीजिए ये प्रोटीन है तो इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, है ना, उसको कृत्रिम रूप से, अगर आर्टिफिशियली रूप से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये कैसे किया जाएगा, तो इसमें एक वेक्टर होगा, एक होस्ट होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये होस्ट है, हमको इससे प्रोटीन चाहिए, तो वेक्टर के थ्रू इसमें प्रोटीन वो डाल दिया जाएगा, एक्सक्यूज मी, और वहाँ से क्या होगा, ये
जनरेट करके इस प्रकार का प्रोटीन आपके पास मिल जाएगा। तो इस तरह से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके या जेनेटिकली इंजीनियरिंग का प्रयोग करके या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरएनए का प्रयोग करके। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। बस ये IISc आपको ध्यान में रखना है कि बेंगलोर में है और इसको तैयार किया जा सकता है। अब मान लेते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि क्या ऐसा लैब तरह का तैयार किया गया है लैब में इस तरह का। तो ये आपका जो है इंसुलिन जो होता है, ये क्या होता है जो अभी मधुमेह के लिए जो दिया जाता है, इंसुलिन जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ये क्या है? एक तरह का रिकॉम्बिनेंट तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ठीक है, जब इसको तैयार कर लिया जाता है, इंसुलिन को जब दिया जाता है इसको, इसी का नाम जो है ये ह्यूमलिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ह्यूमलिन और इंसुलिन एक ही है। इंसुलिन जब इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और जब इसको उतारा जाता है तो इसका नाम है इंसुलिन का ह्यूमलिन। ठीक है, ह्यूमलिन जो है इसका नाम है। और भी तरह का बहुत सारा एंजाइम, बहुत सारा चीज़ बनाया गया होगा। इंसुलिन तो इसका एक उदाहरण है, बस आपको समझाने के लिए बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 127 नंबर में क्या है कि इसरो रिलीज है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 का, कंपाइल्ड बाय इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट। कुछ नहीं है, सेफ और सस्टेनेबल कैसे को स्पेस को ऑपरेशन मैनेजमेंट को बनाया जाए, उसी के लिए इसरो ने एक तरह का असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर दिमाग नहीं लगाना है। एग्रीटेक क्या है? तो एग्रीटेक ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एग्रीटेक क्या है कि टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में किस प्रकार है ना इस्तेमाल हो, इसी के बारे में है एग्रीटेक। तो ये क्या किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद PwC इंडिया, ये PwC कोई कंपनी है, ठीक है, रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स टुडे एंड टुमारो। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि एक रिपोर्ट एग्रीटेक करके जारी किया गया है, ये WEF जारी किया, बस। PCW इंडिया उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। WEF से याद आया कि इसका एक और रिपोर्ट बता देते हैं, AI फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये FAO नहीं, ये नहीं किया है। ठीक है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, UN नहीं, ठीक है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक नहीं। AI फॉर एग्रीकल्चर, AI का कैसे इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर इनोवेशन को बढ़ाया दिया है, उसके लिए इनिशिएटिव कौन स्टार्ट किया है? तो WEF किया है। यही संबंधित है इससे। अगला है कि अब AI फॉर हेल्थ देख लेते हैं इसी में। अब ये तो है AI फॉर हेल्थ, तो जैसे एग्रीटेक में देखा AI फॉर जो है एग्रीकल्चर, वैसे AI फॉर हेल्थ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ, ये क्या किसका है? तो ये याद रखना है, ये UN का इनिशिएटिव है। ग्लोबल इनोवेशन ऑन AI फॉर हेल्थ, इसको बोलते हैं शॉर्ट में GIAI4H। बस यही बोलते हैं। ये UN का इनिशिएटिव है जिसको समर्थित किया गया है। ये 2000 याद रखना है, पिछले साल का ही है, ये 2023 का इनिशिएटिव है UN का। और इसको जो है इनिशिएटिव को लीड कौन कर रहा है? तो ये है UN का इनिशिएटिव, लेकिन इसको लीड कर रहा है WHO। ठीक है, उसके बाद इसको WIPO, ठीक है, लिखा क्यों नहीं रहा है, और ITU। बस ये ध्यान रखना है कि UN का इनिशिएटिव है जिसको लीड कर रहा है WHO। WIPO आपको मालूम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। बस इतना ही याद रखना है आपको।
बस इससे ज़्यादा नहीं। अब आगे चलते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो इफ़को क्या है? इफ़को है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये क्या है कि ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 FCO, अप्रूवल फॉर नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड्स, नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड्स के लिए इसको अप्रूवल मिला है। ठीक है, पहले क्या था कि इससे पहले नैनो लिक्विड जो है यूरिया, पढ़े होंगे पहले, नैनो लिक्विड यूरिया पहले से मिला हुआ था, नैनो लिक्विड DAP डैप जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको भी मिला हुआ था। अब ये दो को मिल गया है और एक्स्ट्रा, नैनो जिंक और नैनो कॉपर। बस इसी से संबंधित ये रिपोर्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला है एम्प्लीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ये कौन लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस इसी को याद रखना है, ग्लोबल वैल्यू फॉर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, इससे ज़्यादा नहीं। WHO प्री क्वालिफाइड न्यू डेंगू वैक्सीन। अभी हम लोग पिछले बार डेंगी ऑल पढ़े थे, अब ये देखिए ये भी इसको भी मंजूरी मिल गया है। ये क्या है? टैक 003, ये क्या है? डेंगू वैक्सीन है। कौन डेवलप किया है? जापान, इसका टकेडा कंपनी है जापान का, वही किया है। ठीक है, लाइव इनिटेड वैक्सीन है, और मतलब जीवित जो है कमज़ोर बैक्टीरिया डाला जाता है इसमें, उसको निष्क्रिय करके डाला जाता है। और वीकेंड वर्जन 4 सेरोटाइप, यही चीज़ बताया गया है, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये सेकंड डेंगू वैक्सीन है जिसको WHO ने किया है। पहला कौन है? CWV-TDV वैक्सीन, पहला है CYD-TDV वैक्सीन। ठीक है, ये इसको बनाया था सैनोफी पनुचर कोई कंपनी है, उससे ध्यान नहीं रखना। पहला ये है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। टैक पूछ देगा, टैक 003 क्या है? टकेडा कंपनी बनाया जापान का। ठीक है, अगला है, ये इंपॉर्टेंट है कि थ्रोम्बोसिस और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है सिंड्रोम जो है, अभी क्या है? एस्ट्राजेनिका है। अभी याद है ना, कोविड वैक्सीन बनाया था, ये कहाँ का है? ये ब्रिटेन और स्वीडिश कंपनी है, दोनों का मिलके बनाया है। ये पहली बार एडमिट क्या किया है कि कोविड-19 वैक्सीन जो है कोविड से लोगों का हैड रेयर साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग TTS। ठीक है, बोला है कि हाँ थोड़ा बहुत जो है थक्का उक्का बन गया है और जो है प्रॉब्लम हुआ है। हम लोगों को उससे ज़्यादा नहीं समझना है, हम लोगों को दो चीज़ समझना है। पहला चीज़ की TTS, ठीक है, क्या है, इसमें जो है थ्रोम्बोसिस और थर्मो जो है साइटोपेनिया जो है क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में याद रखना है कि रक्त का थक्का, और जो ये जो थ्रोम्बोसिस से बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का किससे बनता है? इसी से बनता है। और रक्त का थक्का अगर बन जाएगा, अगर ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्का बनने लगा आपका, तो जो आपका रक्त वाहिका में जो है समान रक्त जो इसे बह रहा है और यहीं पे थक्का बन जाए तो रुक न जाएगा, तो इसका ब्लॉकिंग हो जाएगा ना जी। तो इसका अगर ब्लॉकिंग हो जाएगा तो आपको फिर वो क्या करेगा? रिजल्ट कर देगा, समझ ही रहे हैं। और उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें क्या है कि इसमें रक्त का थक्का तो बनता है, ये तो होबे करता है इसमें, साथ में इसमें जो है प्लेटलेट्स होता है ना, ये भी घट जाता है बस। तो ये दोनों के बारे में बताया गया, पूरा जो है लिखा गया है, इसी के बारे में लिखा गया है। तो बस ये ध्यान रखना है, थ्रोम्बोसिस ये इसमें रक्त का थक्का बनता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में इसमें रक्त का थक्का के साथ जो है प्लेटलेट्स भी कम हो जाता है। बस ये याद रखना है। एक है अगला नाइजेरिया फ्लावरी, ये एक तरह का अमीबा है। भीष्म पोर्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीष्म बहुत चर्चा में रहा है। ये एक तरह का जो अभी यूक्रेन को भी शायद 4 भीष्म दिया है भारत ने। ये क्या है? एक तरह का पोर्टेबल अस्पताल है, छोटा छोटा। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गया, टेरेन रीजन है या फिर नदी पहाड़ी एरिया है, उसमें क्या करेगा, इसको तुरंत पोर्टेबल है, एयर ड्रॉप कर देगा, लॉन्च कर देगा वहीं पे, वहाँ पे इसका घायलों का उपचार किया जा सकता है। तो एक तरह का पोर्टेबल क्यूब्स जो है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स टेस्ट कर लिया है इसका, ठीक है, इसके बारे में है। ये भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री, भीष्म इसका पूरा नाम है ये प्रोजेक्ट का। तो एक तरह का पोर्टेबल अस्पताल है, ये याद रखना। और मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कि शायद इसका
बहुत पहले 2022 या 23 में इसको पहली बार हरियाणा में इसका ट्रायल किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगरा वगैरह में भी एयरफोर्स किया इस साल, तो पहला बार हरियाणा में इसका किया गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। हिग्स बोसोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी भी एक बार उसी लाइन पे पूछ चुका है। ये हिग्स बोसोन जो है क्या होता है, इसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। गॉड पार्टिकल, यहाँ देखिए, यहाँ गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो अभी क्या है कि नोबेल जो विजेता थे ना पीटर हिग्स, वो अभी उनका देहांत हो गया है, तो इससे संबंधित उनको नोबेल मिला था 2013 में। उन्होंने क्या कहा था, हिग्स फील्ड जो खोजा था 1964 में, और न्यू फील्ड के रूप में इसको खोजा था, और बताया था कि एंटायर यूनिवर्स एंड गिव्स मास टू द ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, इसी तरह का उन्होंने बात किया था। ऑल्सो प्रपोज्ड ए न्यू फंडामेंटल पार्टिकल हिग्स बोसोन, ठीक है। इसमें जो है बोसोन जो है सत्येंद्र नाथ बोस भी याद रखिएगा, भारतीय है, तो इनका भी योगदान रहा था। अब क्या है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है कि आर द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स, यूनिवर्स का कैसे निर्माण हुआ है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में, इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। और हिग्स बोसोन क्या है कि ये एक तरह का एलिमेंट्री पार्टिकल है स्वयं में, और ये इसको पॉपुलरली नोन एज गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इतना ही समझना है। अगला है स्पेस टूरिज्म। स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन, जो ब्लू ओरिजिन है, इसने अनाउंस किया है कि गोपी थोटाकुरा विल बी द पार्ट ऑफ न्यू सेफर्ड 25 मिशन। तो NS-25 मिशन किससे है, तो भाई स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड है। किसका है, तो ब्लू ओरिजिन स्टार्टअप का है। कौन जा रहा है भारत से, तो गोपी थोटाकुरा जा रहे हैं, ठीक है। राकेश शर्मा के बाद जो है गोपी थोटाकुरा दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे है स्पेस टूरिज्म के पढ़ लिया हमने। आगे है AI इन हेल्थ केयर, अभी हमने आपको बता दिया AI के बारे में कि क्या है। अब WHO ने क्या किया है कि एक डिजिटल प्रमोटर प्रोटोटाइप हार्नेसिंग AI जनरेटिव AI की लॉन्च किया है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के। इसका नाम है साराह, SARAH। इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो स्मार्ट AI रिसोर्सेस असिस्टेंट फॉर हेल्थ। कौन लॉन्च किया है, WHO लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में देखते हैं कि अभी जो है साइंटिस्ट लोग ने ये बहुत पहले से भी ये बताते आ रहे हैं कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और टाइप 2 और जो भी हृदय संबंधित जो बीमारी है ना, उसके जोखिम के बीच में इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पता चलता है कि मतलब संबंध का क्या जोखिम है, क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, इसके बारे में। तो एक तरह का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, एक तरह का एक मापने का तरीका है, मेजरमेंट टेक्निक है। यह बताता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप जो खाना खाते हैं या आप जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन करते हैं, वो भोजन करने के बाद आपका ब्लड में जो है शुगर का मात्रा कितना बढ़ता है और कितना कम होता है, कौन किस प्रकार का भोजन कर, जैसे फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो क्या जो आपका रक्त में जो है वो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा या घटेगा, या आप बहुत ज़्यादा स्वीट खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो है चावल खा रहे हैं या इस तरह का बहुत ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट है वो खा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके ब्लड लेवल में शुगर का मात्रा ज़्यादा होगा। तो इसी के बारे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बताता है। मान लेते हैं ये क्या कह रहे हैं कि मेजर हाउ क्विकली, यही चीज़ कहा गया है, बस ज़्यादा नहीं। तो जैसे फल फूल खाइएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका जो है कम होता है। तो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो ये जाता है ना जब शरीर में, तो धीरे धीरे पचता है ना, टाइम लेता है ये, और इसी की वजह से है जो शुगर है ब्लड में वो टाइम लेता है, मतलब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होता नहीं है एक तो, और इसका पाचन भी बहुत ज़्यादा देर से होता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, तो ये अच्छा हेल्दी फूड है। अब जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, है ना, 0 से 100 करके इसको मापा जाता है। मान लेते जाता हो, मान लीजिए हम 100 रसगुल्ला खा लिए, अब उसमें शुगर है बहुत ज़्यादा, वो जाएगा तुरंत अवशोषित हो जाएगा, वो रक्त में घुल जाएगा और तुरंत जो है आपका ब्लड शुगर जो है बढ़ जाएगा। तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डिनोट करता है, ठीक है। मीठा पदार्थ, चावल भी देखते होंगे, खाते होंगे, नींद आने लगता है, तो ये सब चीज़ इसी से होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और ये क्या करता है। आगे चलते हैं। TSAT जो है टाटा का सैटेलाइट है, TSAT 1A, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड and Stellologic announced successfully deployment of TSAT 1A into space. It is India's first indigenously developed and built satellite capable of sub-meter resolution
ऑप्टिकल इमेजिंग। ये जो सैटेलाइट है ना, ये सब मीटर, मतलब कि मीटर में भी नहीं, उससे भी नीचे रेजोल्यूशन जो है उसका जो है ये तस्वीरें खींचेगा। और ये पहला इंडिया का इंडिजिनसली जो है घरेलू जो है बनाया हुआ है, रूप से बनाया हुआ है, जो इस तरह का ऑप्टिकल इमेजिंग जो देगा। इसका नाम है टाटा सैटेलाइट, इसी के बारे में है। एक्सोस्केलेटन, ये क्या है, बैंगलोर में हुआ है, ठीक है। इसी को IND एक्सोस 2024, ये क्या है, स्केलेटन जिसे होता है ना कंकाल, इसी तरह का एक तरह का ये कवर बनाया गया इंसानों के लिए, ये AIY का टेक्निक का इस्तेमाल करके। द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस फॉर एक्सकेलेटन वाज हेल्ड बाय DRDO। ये DRDO तैयार किया गया है, इसमें ना एक तरह से खाका तैयार किया गया है और उसी में ये बनाया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्या है कि इंडिजिनस CAR T-सेल थेरेपी, ठीक है, लॉन्च हुआ है, भारत का इंडिजीनियस है। ये CAR का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर। इसको आप लोग देख लीजिएगा, CAR सेल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का फर्स्ट जो है होम ग्रोन जीन थेरेपी CAR सेल लॉन्च किया गया है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहला चीज़ को प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है और ये सबसे अलग है, प्राइम मिनिस्टर नहीं हेल्थ मिनिस्टर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। डेवलप किया गया है, कोलैबोरेशन किसका है इसमें, IIT बॉम्बे का है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इम्यूनो एक्ट, ठीक है। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का देख लीजिएगा। और CAR सेल थेरेपी के बारे में देख लीजिएगा कि ये क्या करता है, इम्यून सेल्स को, जैसे स्पेसिफिकली जो है T सेल्स हैं, उनको क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है। और एक प्रोटीन कैंसर जो है, जो कैंसर को फाइट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो मान लीजिए कैंसर पीड़ित है, तो जैसे कैस्पर कैसे होता है, इसी तरह से CAR T सेल टेक्नोलॉजी का भी जो है इसका एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके इसको कैंसर से लड़ने के लिए बनाया गया है। और T सेल्स क्या होते हैं, ये एक तरह का स्पेशल सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ WBC भी यही काम करता है, कैसे प्रतिरक्षा आपको प्रदान करता है, इसी के बारे में ये है पूरा, इसको देख लीजिए। MRI बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल MRI स्कैन बनाया गया है, इसका नाम है ISEULT, ISEULT, ठीक है। द फर्स्ट इमेज ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का जो है MRI स्कैन इसमें लिया गया था, इसलिए चर्चा में था। यूज लार्ज मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स, इसमें कौन सा मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, इसको देख लीजिएगा। अब ये है अगला, और ये लास्ट है, 2 बचा हुआ है, कोरोना वायरस नेटवर्क। ये इसको WHO ने लॉन्च किया है, इसका नाम दिया गया कोविनेट। कोविनेट क्या है, तो ये नेटवर्क है ग्लोबल लेबोरेटरीज जो है, जो विथ एक्सपर्टीज इन ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल कोरोना वायरस सर्विलांस। जो भी वर्ल्ड के ग्लोबल लेबोरेटरीज है ना, उन्हीं का एक नेटवर्क है, जिसमें इसको मतलब कोरोना वायरस से संबंधित सर्विलांस और आगे का फ्यूचर का जो है उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए एक नेटवर्क तैयार किया गया, इसका नाम है कोविनेट। और अगला जो है और लास्ट है, ये UV चोल है करके, इसमें WHO ने इसको मंजूरी दे दिया। ये किसके लिए है, तो ये कोलेरा के लिए है, जिसको हैजा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो UV कॉल याद रखना है, ये बैक्टीरिया से होता है और कॉन्टेमिनेटेड जो है, प्रदूषित अगर फूड और वाटर आप लोग ले लेते हैं तो उससे संबंधित आपको हो जाता है ये हैजा बैक्टीरिया से। तो बस इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए PCS विंडो, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारा पूरा विजन अक्टूबर से, मतलब जनवरी से लेके अक्टूबर तक समाप्त हो चुका है, आना होगा। इसमें बहुत मोर देन सफिशिएंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है, उसको आप पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।